नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। बन्नी फेस्टिवल के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो जानते हैं कि जो बन्नी फेस्टिवल है ये आंध्र प्रदेश का जो कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट है यानी कुर्नूल जिला है वहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। एक देवरगट्ट नामक स्थान पर इसे सेलिब्रेट किया जाता है। 24 अक्टूबर की रात को इसे सेलिब्रेट किया गया था। दशहरा के समय से सेलिब्रेट किया जाता है रात में ही। इसमें 3 लोगों को इस फेस्टिवल में जो बन्नी फेस्टिवल है इसमें 3 लोगों की मृत्यु हो गई और 100 से अधिक लोग घायल हो गए। 100 से अधिक लोग घायल हो गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस फेस्टिवल के दौरान जो मूर्ति का विसर्जन लोग करते हैं, मूर्ति का विसर्जन यानी जो देवताओं की मूर्ति लेकर चलते हैं, मलेश्वरी देवी की या देवता हैं मलेश्वरी नाम के, माला मलेश्वरी लेकर चलते हैं, तो लाठियों के साथ ये लोग जुलूस निकालते हैं और लाठियों से एक दूसरे के सर पे वार करते हैं। सर पे वार करने के दौरान 3 लोगों की मृत्यु हो गई और 100 से अधिक लोग घायल हो गए, इसलिए चर्चा में आ गया। तो आइए बन्नी फेस्टिवल या बन्नी महोत्सव के बारे में जानते हैं। इसका जो नेचर यानी प्रकृति है, पारंपरिक लाठी की लड़ाई होती है इसमें। प्रतिवर्ष दशहरा के समय इसे सेलिब्रेट किया जाता है। दशहरा के समय जो विजयदशमी की रात होती है उसमें मनाया जाता है। इसमें इसका संबंध माना जाता है कि इसकी जो उत्पत्ति यानी मूल रूप से विजयनगर साम्राज्य से इसको संबंध रिलेट किया जाता है कि विजयनगर साम्राज्य से ही इसकी उत्पत्ति हुई है, वहीं से इसका स्टार्ट हुआ है। उद्देश्य इसका है देवताओं के टीम से प्रतीकात्मक रूप से मूर्तियों को छीनना है, जिससे बन्नी लड़ाई कहते हैं। जो मूर्ति लेकर जाते हैं, मूर्तियों को एक दूसरे से लोग छीना झपटी करते हैं और लाठियों से वार करते हैं। ऐतिहासिक महोत्सव के रूप में अगर इसके जाने तो जो राक्षस मणि है और मल्लासुर है उस पर भगवान जो माला मलेश्वर है स्वामी और देवी पार्वती है उसके जीत का जश्न मनाते हैं। जैसे राक्षस का नाम है मणि और उसके बाद मल्लासुर, मणि और मल्लासुर। इस राक्षस को मारने के लिए भगवान माला मलेश्वर स्वामी और उसके बाद देवी पार्वती दोनों लोग लड़ाई लड़ते हैं, इन राक्षस को मारते हैं और इनकी जीत होती है। जब माला मलेश्वरी और देवी पार्वती की जीत होती है तो इसी को जश्न मनाने यानी इसी को सेलिब्रेट करने के लिए इसे मनाया जाता है। जिन्होंने देवरगट्ट क्षेत्र में लोगों को परेशान कर रहा था, यानी कि जो देवरगट्ट क्षेत्र है, कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश के देवरगट्ट क्षेत्र है, वहाँ पर ये राक्षस और मल्लासुर मणि दोनों परेशान कर रहा था, तो उसी को मारकर इन लोगों को मुक्ति दिलाई, ऐसा ऐतिहासिक पुराणों का मानना है। और भी अगर इसके बारे में जाने तो इसको आधी रात को खेलते हैं। देखिए लाइट लंटेन दिख रही है। अब माला और मलेश्वरी स्वामी देवताओं की मूर्ति का जो जुलूस है भक्तों के द्वारा लंबी लाठियां लेकर निकाली जाती है। इन लाठियों से ही एक दूसरे के सर पर वार करते हैं। यह माला मलेश्वर स्वामी मंदिर यानी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की सीमा पर है। जो माला मलेश्वर स्वामी मंदिर है ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। उसी परिसर में ये जो जुलूस निकालते हैं वहीं पर इसे खेला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो बन्नी फेस्टिवल है कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? आंध्र प्रदेश के कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में। आगे बढ़ते हैं। वर्षा रायकवा यानी रेडियो बुंदेलखंड यानी वर्षा रायकवा नाम का एक रेडियो शो बुंदेलखंड रीजन में एक रेडियो शो चलाया जाता है, जिसका नाम रखे लोग शुभकल। इसका नाम रखा गया है शुभकल। इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? जलवायु परिवर्तन, जो वहाँ के बुंदेलखंड रीजन में वहाँ सूखा प्रवण क्षेत्र है, तो बुंदेलखंड रीजन के जो किसान हैं उनको कृषि से संबंधित और जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों को एड्रेस करने के लिए, उसको संबोधित करने के लिए ये शो चलाया जाता है। रेडियो शो किसानों को जो पारंपरिक कृषि होती है उसका समाधान करने के लिए प्रोत्साहित करता है और उन्हें विशेषज्ञों से जोड़ता है। जो एक्सपर्ट होते हैं उनसे उन्हें कनेक्ट कराया जाता है कि वो जो एक्सपर्ट हैं वो बताएंगे कि आप इस क्षेत्र में किस प्रकार से कृषि कर सकते हैं और किस प्रकार से पानी का सतत उपयोग कर सकते हैं। उसमें वर्मी कंपोस्टिंग खाद बनाने के लिए बताते हैं। उसके बाद जैविक खेती करने के लिए, टिकाऊ प्रथा को बढ़ावा देने के लिए बताते हैं कि लोग आप किस तरीके से कर सकते हैं एक्सपर्ट के द्वारा। ये जो रेडियो शो चलाया जाता है वर्षा रायकवा नाम से, ये कहाँ चलाया जाता है? बुंदेलखंड रीजन में चलाया जाता है, जिसका उपयोग शुभकल के रूप में भी करते हैं। इस काम का प्रभाव, जो वर्षा रायकवा है इसका प्रभाव क्या पड़ा? प्रभाव इसका पॉजिटिव रहा। प्रभाव इसका पॉजिटिव यानी सकारात्मक रहा, जिसमें पानी की टंकियों का विकास हुआ। लोग छोटे छोटे पानी का टंकी बनाना स्टार्ट किए, जिससे पानी, जो वर्षा का पानी है उसे कलेक्ट करना। पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को अपनाना इसमें शामिल हो गया। रेडियो स्टेशन अपने मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से व्यापक जो दर्शक हैं
उस तक पहुंचाता है। और ये पर्यावरणीय समाधानों पर किसानों के साथ जुड़ने के लिए गाँव में संकीर्ण कास्टिक यानी सत्र आयोजित भी करता है। गाँव में जा जाकर जो संकीर्ण कास्टिक नाम का एक सेशन होता है उसे भी आयोजित किया जाता है इस वर्षा रायकवा के द्वारा, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आर्थिक विकास में लुईस मॉडल्स। आर्थिक विकास में लुईस मॉडल्स यह है क्या, इसके बारे में जानेंगे। ये मॉडल कहता क्या है, इसने एक कल्पना की थी, जो लुईस मॉडल है इसमें कल्पना की गई कि यदि आपके जो सस्ते श्रम है यानी कि जो सस्ते लेबर्स हैं, जो कम पैसे में लेबर कृषि में काम करते हैं यानी कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं, आप उसे निकाल कर यदि आप इंडस्ट्री में ले जाते हैं, यदि आप उन्हें इंडस्ट्री यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ले जाते हैं, तो आपके देश का या आपके क्षेत्र का आर्थिक विकास तेजी से संभव है। ये मॉडल किसके द्वारा दिया गया, अर्थशास्त्री हैं विलियम आर्थर लुईस, इसके द्वारा दिया गया। तो ये जो लुईस मॉडल है ये चाइना पर खूब काम किया, चाइना ने बहुत पहले ही इसे अपना लिया था, चाइना पर खूब काम किया। चाइना के जो सस्ते लेबर एग्रीकल्चर में काम करते थे, चाइना ने निकालकर उसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी कि जो विनिर्माण क्षेत्र है, इंडस्ट्री क्षेत्र है, वहाँ पर लगा दिया। तो चाइना इसलिए फैक्ट्री यानी इंडस्ट्री का फैक्ट्री बन गया चाइना, और चाइना का जो आर्थिक विकास है उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का विशेष योगदान है। लेकिन ये जो मॉडल है ये भारत का जो क्षेत्र है यानी कि भारतीय रीजन पर ये काम नहीं किया। कैसे काम नहीं किया भारतीय रीजन पर, इस पर भी जानेंगे। यहाँ पर देखिए ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सेक्टर्स है, ये ग्राफ के माध्यम से इसको जो सरप्लस लेबर्स है यानी कि जो एक्स्ट्रा लेबर हैं जो कम पैसे में एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं, उसे आप निकालकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यानी इंडस्ट्री में ले जाएंगे, तो आपका क्या होगा, जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ेगा और कैपिटल से यानी कि जो आपका आर्थिक विकास है वो भी आपका बढ़ेगा, पैसे की भी आपके पास वृद्धि हो जाएगी। तो ये था इसके क्षेत्र के बारे में। अब भारत में इसमें फेल कैसे हुआ इसके बारे में जानेंगे। भारत में कैसे फेल कर गया है ये मॉडल, जो लुईस मॉडल है। भारत जो विनिर्माण सेक्टर्स होता है, जो विनिर्माण यानी कि जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है, ये अधिक पूंजी केंद्रित है यानी कि इसमें अधिक से अधिक पैसा लगाने की आवश्यकता पड़ती है। प्लस अभी का जो सिचुएशन कंडीशन है, इसमें रोबोटिक्स नामक टेक्नोलॉजी और उसके बाद कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वो डिजिटल रूप से साक्षर लेबर नहीं है, तो वो इस सेक्टर्स में अधिक से अधिक कारगर नहीं हुए। तो इसलिए भारत में यह सेक्टर जो लुईस मॉडल है ये काम नहीं कर पाया। इसके अतिरिक्त भारत में कृषि क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी है यानी जिसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी। ये प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत मतलब कि जैसे कि जहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर्स में यानी जो कृषि क्षेत्र में आपको 4 लोगों की आवश्यकता है, यहाँ पर 8 लोग काम करते हैं, तो इसे बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी छिपी हुई बेरोजगारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर में विद्यमान है। इसके परिणाम स्वरूप इस मॉडल के दूसरे मॉडल के रूप में नीति आयोग ने रोजगार के संभावित स्रोत को तलाश करने के लिए एक वैल्यू एडिशन के रूप में एग्रीकल्चर व्यवसाय ऑक्यूपेशंस पर ध्यान केंद्रित करते हुए कृषि और उसके आसपास रोजगार सृजन के लिए एक नए मॉडल की तलाश कर रहे हैं। इसके द्वारा नीति आयोग के द्वारा एक नए मॉडल की तलाश की जा रही है, जिसमें जैव ईंधन हो गया, जैव आधारित उत्पाद हो गए, टिकाऊ कृषि हो गई। इस पद्धति को अपनाने के लिए कि आप इस क्षेत्र में काम करेंगे तो कृषि क्षेत्र में अधिक रोजगार बढ़ने की संभावनाएं हैं, जिससे आपका विकास भी हो सकता है। टिकाऊ कृषि का मतलब होता है कि आप ऐसी कृषि कीजिए ताकि जो मिट्टी पानी का कम से कम इस्तेमाल कीजिए, अधिक से अधिक मिट्टी दूषित न हो। भावी पीढ़ियों के लिए आप संसाधनों का इस प्रकार से इस्तेमाल कीजिए कि जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए संसाधन सुरक्षित बच पाए। इसे बोलते हैं टिकाऊ कृषि या टिकाऊ विकास बोला जाता है। ये था मॉडल लुईस मॉडल्स। नेक्स्ट बढ़ेंगे, नैनो फोटोनिक इलेक्ट्रॉन्स त्वरक के रूप में दिया है, यानी नैनो फोटोनिक इलेक्ट्रॉन एक्सेलेरेटर्स। शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे छोटे कण त्वरक यानी कि जो पार्टिकल्स एक्सेलरेटर होता है या एक्सेलरेटर पार्टिकल्स होता है उसको सक्रिय किया है। उसको सक्रिय यानी कि पॉजिटिव कर दिया है, उसको एक्टिव कर दिया है। क्या कर दिया है उसको? एक्टिव, जिसे नैनो पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन त्वरक के रूप में जाना जाता है। कि इसको जो छोटे कण है, दुनिया के जो सबसे छोटे कण है, स्मॉल त्वरक कण है, उसको एक्टिव कर दिया गया है, जिससे नैनो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन त्वरक के रूप में जाना जाता है। ये लगभग एक छोटे सिक्के के आकार का है, जो छोटा सिक्का होता है उस आकार का है, जो नैनो फोटोनिक जिसे इलेक्ट्रॉन त्वरक बोलते हैं। ये जो कण त्वरक होते हैं यानी कि जो पार्टिकल
एक्सेलरेटर होते हैं, जो पार्टिकल एक्सेलरेटर होते हैं, ये क्या होते हैं इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। जो कण त्वरक होती है, यह एक ऐसा उपकरण होता है, यानी कि एक ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रॉन्स पर माइनस चार्ज होते हैं या प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। प्रोटॉन जैसे आवेशित कणों को बहुत तेज गति और ऊर्जा तक गति प्रदान करते हैं। मतलब कि जो कण त्वरक होते हैं एक ऐसा डिवाइस होता है, चाहे इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, इसको बहुत तेज गति से चलने के लिए ऊर्जा और गति प्रदान करता है। तो ध्यान दीजिए ये जो कण त्वरक है यानी जो नैनो फोटॉनिक इलेक्ट्रॉन त्वरक है, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जा सकता है? इसका वैज्ञानिक और व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जिसमें कण भौतिकी हो गया, चिकित्सा उपचार हो गया, और औद्योगिक रूप से यानी इंडस्ट्री के रूप में जो अनुप्रयोग हो गया उसमें इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा नैनो फोटॉनिक इलेक्ट्रॉन त्वरक के बारे में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लोरेनोसारस यानी कि प्लियोसर। यह है क्या? शोधकर्ताओं के द्वारा अभी 170 मिलियन वर्ष पुराने प्राचीन समुद्री सरीसृप के जीवाश्मों का पता लगाया है, जिसका नाम यानी जिसे किस रूप से जानते हैं? लोरेनोसारस या प्लियोसर के नाम से जाने जाते हैं। इसे बताया जाता है कि समुद्र में रहने वाला सबसे पुराना सरीसृप है। ये पाया कहाँ गया है? उत्तर पूर्वी फ्रांस में पाया गया है। यहाँ पर देखिए इसकी फिगर देखिए, इसे प्लियोसर, जो लोरेनोसारस इसे प्लियोसर बोलते हैं। प्लियोसर एक प्रकार का समुद्री सरीसृप है। इसे बताया जा रहा है कि 200 मिलियन वर्ष पहले इसका ये मतलब अवस्थित था, उस समय रहता था, जिसे मध्य जुरासिक काल कहते थे, उस दौरान ये मिलता था। इसे बताया जाता है कि इसकी जो गर्दन होती है छोटी होती है। गर्दन देखिए, गर्दन छोटी होती है, लेकिन इसके जो दांत होते हैं बड़े और शंक्वाकार होते हैं। इसके दांत काफ़ी बड़े होते हैं और शंक्वाकार होते हैं। इसकी खोपड़ी भी विशाल होती है, ध्यान रखिएगा, इसकी खोपड़ी भी विशाल होती है। ये जीव विशाल शीर्ष शिकारियों में विकसित हुआ। इसे समुद्र का सबसे बड़ा शिकारी माना जाता था, जिसकी लंबाई 10 मीटर से भी अधिक होती थी। वे अपने समय के जो प्रमुख समुद्री शिकारी थे उसके रूप में इसे जाना जाता था। जो आज का जो व्हेल है उसे किलर व्हेल है, उस समान पहले ये था, जिसका नाम था प्लियोसार था। वे अब तक जीवित रहे सबसे बड़े जलीय मांसाहारी सरीसृपों में से एक है, और इन्हें अक्सर समुद्री राक्षस के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी जीवाश्म का पता लगाया था। हालांकि जो इसकी खोज है, इसकी खोज शोधकर्ताओं द्वारा 1983 में की गई है। 1983 में ही इसकी खोज की गई है, लेकिन अभी ये चर्चा में क्यों है? अभी चर्चा में इसलिए है ताकि हाल ही में इसका विश्लेषण किया गया, इसका एनालिसिस किया गया, तो पता चला कि ये प्राचीन समुद्री सरीसृप के महत्व पर प्रकाश डालता है कि ये सबसे प्राचीन समुद्री सरीसृप है, जिसे समुद्री राक्षस बोला जाता है। मध्य जुरासिक काल या एरा के समय ये उपस्थित रहता था। तो ये था उसके बारे में। नेक्स्ट बढ़ेंगे। गुडवी पक्षी अभयारण्य के बारे में दिया है। गुडवी पक्षी अभयारण्य, तो सबसे पहले इसके लोकेशन के बारे में जानते हैं। यह है इंडिया का मैप, नीचे है कर्नाटक रीजन, कर्नाटक राज्य। कर्नाटक में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है शिमोगा डिस्ट्रिक्ट। इस डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है गुडवी पक्षी अभयारण्य। ये डिस्ट्रिक्ट शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में ही है स्थित है गुडवी पक्षी अभयारण्य। लोकेशन इंपॉर्टेंट है। ये चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है कि यहाँ पर स्पून बिल बगुले और ब्लैक हेडेड आइबिस सहित कई सारी पक्षी अचानक मर गई हैं या अचानक उनकी डेथ हो गई है, इसलिए चर्चा में आ गया है। जो गुडवी पक्षी अभयारण्य है कर्नाटक का जो मलेनाडु क्षेत्र है, यानी कि शिवमोगा जिले का जो सोरबा तालुका का हिस्सा है वहाँ पर स्थित है। यह एक पर्यटन स्थल है। यह गुडवी झील के तट पर स्थित है, ध्यान रखिएगा, ये गुडवी झील के तट पर स्थित है। यहाँ पर 2 पक्षी अभयारण्य और भी है। एक मंदगड्डे पक्षी अभयारण्य है, ध्यान रखिएगा, मंडगड्डे पक्षी अभयारण्य, और एक भद्रा वन्यजीव अभयारण्य है। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य, मंडगड्डे पक्षी अभयारण्य, ये भी कर्नाटक के जो शिमोगा डिस्ट्रिक्ट है, शिमोगा जिला है, वहीं पर स्थित है। शिमोगा के उत्तर पश्चिम में जोग फॉल्स है। इसका जो उत्तर पश्चिम इलाका है यहाँ पर जोग फॉल स्थित है, ध्यान रखिएगा। जोग फॉल का अगर लोकेशन पूछेगा बताइएगा ये कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक रीजन में स्थित है। और वही शिमोगा डिस्ट्रिक्ट यानी कर्नाटक में भी कुचिकल जलप्रपात है, कुचिकल फॉल्स है, जो भारत का सबसे हाईएस्ट है, सबसे ऊंचा फॉल्स यानी प्रपात है। कुचिकल फॉल्स या कुचिकल प्रपात बोलते हैं। आज के लिए इतना ही है। अगर मेरी न्यूज़ या जानकारी आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिए। थैंक यू।